सबसे पहले तो शिक्षा कॉफी विद जीडीआईएस में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आज आपने जीडीआईएस परिवार का न्योता स्वीकार कर हम विद्यार्थियों के लिए समय निकाला। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज इन विद्यार्थियों के बीच हमें ये मौका दिया। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके जीडीआईएस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए। ईश्वर आपको और आपके इंस्टीट्यूट को खूब तरक्की दे, आप बुलंदियों को छुएं, ये मेरी हृदय से आपके लिए मंगल कामनाएं। हमारे बीच में इंग्लिश वाले सर हैं श्री आनंद सर, और आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे बीच में सर आए और इतना हम लोगों के बीच बैठ के हम लोग कुछ सीखने का मौका आज मिले। आपके सर बैठे हुए हैं अचल भाई, बड़ी लगनशील और ईमानदारी से अपने काम को करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, ये क्वालिटीज़ हम मानते हैं कि हमेशा अप्रिशिएटिंग होती हैं। अंग्रेजी भाषा वर्तमान समय की आवश्यकता है। आप लोग भी देखते हैं कि आज हम कहीं जाते हैं, अगर हमारा इंग्लिश बेस परफेक्ट नहीं होता है तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं गिल्टी फील करते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को अधूरापन महसूस करते हैं। आपका वोकल इंग्लिश होना बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचिए कि हम 90% 95% ले आएंगे, भले ही आप 50% क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर योग्यता 100% की होनी चाहिए। वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुसार अंग्रेजी पढ़िए, सीखिए, लेकिन संस्कार मत भूलिए। हमारे संस्कार बेटा हमारी पहचान है। हमें अंग्रेजी भाषा सीखना है, अंग्रेजी संस्कार नहीं सीखने हैं। विश्व में भारत हमेशा से 3 क्षेत्रों में अग्रणी रहा है, साहित्य, संगीत और कला। आपने एक संस्कृत में श्लोक भी पढ़ा होगा, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला इन 3 से विहीन है, साहित्य नहीं जानता है, लिटरेचर नहीं जानता है, संगीत नहीं जानता है, कला नहीं जानता है, वो साक्षात पशु है। बस उसमें 2 कमियां हैं, केवल पुच्छ और विषाण, पूंछ और 2 सींग नहीं है। आज भी हमारे बहुत से भारतीय संस्कार हैं बेटा जिनको हम इग्नोर करते हैं, जिसको हम हे दृष्टि से देखते हैं। उन पर विदेशों में रिसर्च हुआ है। हमारे यहाँ हैंडशेक की परंपरा नहीं है, हाथ मिलाने की प्रथा नहीं है हमारी भारतीय पद्धति में। ना हमारी भारतीय पद्धति में माउथ किस की प्रथा है। हमारी भारतीय पद्धति है चरण स्पर्श। चरण स्पर्श क्यों किया जाता है? चरण स्पर्श करने के पीछे भी साइंटिफिक लॉजिक है। इंग्लिश में विद्यार्थी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते हैं, जबकि अंग्रेजी कोई बोलता है तो समझ पूरी तरह से लेते हैं, लेकिन बोलने में वही चीज़ बहुत कन्फ्यूजन रहती है। इसमें आपका क्या विचार है और कैसे इसको इम्प्रूव करें इंग्लिश स्पीकिंग को? रिस्पॉन्ड ना कर पाने की वजह है, सबसे पहले व्यक्ति के अंदर होता है हेजिटेशन, जिसे कहते हैं संकोच, हिचकिचाहट। बहुत सी बातों को हम जानते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमें कहने का साहस नहीं होता है। ठीक, अंग्रेजी आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको अपने अंदर का हेजिटेशन दूर करना पड़ेगा। एक चीज का डर रहता है, कोई का के है। हाँ, आप ये सोचिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, आपकी दृष्टि से सही होना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर 2 होते हैं, एक होता है भगवान, एक होता है शैतान। भगवान है हमारी अंतरात्मा बेटा, और शैतान है हमारा मन। मन कभी हमको सही राह पर नहीं ले जाएगा, सोच लीजिएगा। मन हमेशा हमको भटकाएगा और गलत राह पर ले जाएगा। अंतरात्मा जो हमारी होती है, इट इज डिवाइन सेल्फ, ये ईश्वर का अंश है। क्योंकि पूरे शरीर में एक ही चीज है जो कभी नहीं मरती है। शरीर तो नाशवान है, केवल आत्मा है। आपने सुना होगा, श्लोक पढ़ा होगा, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहत पाप का ना किले देनते चापो ना शोष्यति मारुता है। अंतरात्मा ईश्वर का अंश है और ईश्वर कभी गलत होता ही नहीं है। आपने अगर हेजिटेशन दूर कर लिया तो आप ये समझ लीजिए कि 50% तो आप कैपेबल हो गए अंग्रेजी बोलने या कोई भी भाषा बोलने समझ में।
सबसे पहले आप अपनी जो आम बोलचाल की भाषा है इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाइए। सेकेंडली, आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, आप हिंग्लिश बोलिए। दैट इज कॉल्ड हिंदी मिक्स इंग्लिश, दैट इज हिंग्लिश। आपने अच्छे अच्छे लोगों को इंग्लिश बोलते देखा है। जैसे आप मान लीजिए बोल रहे हैं और कहीं आपके लिए इंग्लिश वर्ड कोई आपके माइंड में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी में बोल सकते हैं। तो जैसे आप हिंदी में बोलते हैं तो आपसी बोलचाल में भी आप इंग्लिश वर्ड्स यूज कीजिए। हम लोग भी बेटा पढ़ते थे तो 4 से 10 विद्यार्थी हम लोग ऐसे थे, फ्री टाइम में बैठ जाते थे तो एक दूसरे से इंग्लिश टॉकिंग करते थे। लंगड़ी लूली स्पीकिंग इंग्लिश होती है, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को नहीं देखा जाता है। जैसे हम किसी को अपना परिचय देते हैं, माई सेल्फ अनस अली, इट इज टोटली रॉन्ग ग्रामेटिकली, लेकिन आम बोलचाल में चलता है। आप 4-6 विद्यार्थी जो आपको लगते हैं कि हाँ ये ऐसी सोच वाले हैं, एक ग्रुप बनाइए। ग्रुप बना के आपस में बैठिए, डिस्कस करिए, एक दूसरे से इंग्लिश टॉकिंग करने की कोशिश कीजिए। गलत है होने दो, कोई बात नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको सीखना है तो आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, जिसे क्यूरियोसिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ देखा कि ये लिखा GDIS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, ये तो समझ में आ गया। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट क्या होता है? मान लीजिए ये वर्ड हमने पहली बार सुना, अब हमको इसकी मीनिंग नहीं आ रही। एक व्यक्ति तो वो होता है कि जिसको ये समझ में नहीं आया कि व्हाट काइंड ऑफ वर्ड इज दिस, व्हाट डज इट मीन। तो एक व्यक्ति तो वो होता है जो सोचता है उसको समझ में नहीं आया, भाड़ में जानो नहीं आने, ऐसे बहुत से शब्द हैं। एक वो होता है कि ये इंस्टीट्यूट होता क्या है, अब हमें जानना है। तो वो क्या करेगा फिर? वो उस व्यक्ति से पूछेगा जिसको वो कैपेबल समझता है कि ये हमारी बात का उत्तर दे पाएगा। ये एक ऐसी लैडर है, ऐसी सीढ़ी है जो आपको उन्नति के शिखर पर पहुंचाएगी। आप कुछ भी नया सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, आप पूछिए। आप पूछिए और तब तक पूछिए जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए। आज के समय में जैसे गणित, मैथमेटिक्स भले ही आप बायो से पढ़ रहे हो, लेकिन आप ये मानिए कि मैथ के बिना काम नहीं चलेगा। आप देखेंगे इंटर पास करने के बाद आप ग्रेजुएशन करें, कोई भी वोकेशनल कोर्स करें, मैथ के बिना काम नहीं चलेगा। उतनी ही जरूरी है आज के परिवेश में अंग्रेजी। हमने भी बेटा इंटर तक मैथ पढ़ी है, इंटर मैथ से किया हमने, उसके बाद हमने बीकॉम किया, बीकॉम के बाद हमने एमकॉम किया, एमकॉम के बाद में हमने इंग्लिश से बीए किया, फिर इंग्लिश से एमए किया, LLB भी की हमने, बीएड भी किया। 89 में मैंने इंटर पास किया था। और जब मैंने इंटर पास किया था उस दिन मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं अपने फादर से कभी पैसा नहीं मांगूंगा, ना अपने खर्च के लिए ना पढ़ाई के लिए। ईश्वर के पास से आज तक नहीं मांगा। हम तो वो हैं जो लिफाफे को देख के खत का मजरूम भांप लेते हैं, है ना। इफ यू आर नॉट कैपेबल टू नो इट then you should pursue to your teachers, to your elders and a person who are capable to answer your question. विद्यार्थी जीवन वो जीवन है कि इसमें आप जो कर लेंगे ये आपके भविष्य का निर्धारण करेगा। आप अपना जो समय और अपनी ऊर्जा व्यर्थ के कामों में लगाते हैं उसको आप अपनी पढ़ाई में लगाइए। ये समझ लीजिए बेटा, इस विद्यार्थी जीवन में यदि आप जितनी मेहनत कर लेंगे आगे का जीवन उतना सुखमय व्यतीत करेंगे। विद्यार्थी हो आप, देखो शैतानियां करते हो, ये तो एक अंग है आपका। हम भी विद्यार्थियों से कहते बेटा जहाँ तुम शैतानी खत्म करते हो हम तो वहाँ से शुरू करते थे। बड़ों का सम्मान, बड़ों का आदर, इसको नहीं भूलते थे। अनुशासन बेटा जीवन का वो अंग है जिसके बिना जीवन बिना पतवार की नाव जैसा है, जिसकी कोई दिशा नहीं है किस दिशा में जाएगी ये।
वो कहाँ डूब जाएगी ये भी गारंटी नहीं है। आप कोई भी काम करते हैं पूरे मनोयोग से उसको करिए। जब आप शैतानी कर रहे हैं तो फिर पूरा ध्यान शैतानी में ही होना चाहिए। उस समय पढ़ाई की कोई बात दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। और जब पढ़ रहे हैं उस समय पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान, पूरा मनोयोग आपका पढ़ाई में होना चाहिए। फिर शैतानी की कोई बात दिमाग में नहीं आना चाहिए। सर जैसे सर हम सब स्टूडेंट्स हैं तो सर हम सब एक सर टारगेट या फिर एम सेट करते हैं कि लाइफ में ये बनना है। तो सर शायद आपने भी कुछ सेट किया होगा कि ये बनेंगे, और में आए तो कैसे, मतलब कि मैंने जो है इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स से किया था, ठीक है ना, स्वाभाविक मैथमेटिक्स से किया था। उसके बाद बीएससी करना चाहिए था। बीएससी में मैंने एडमिशन भी ले लिया विपिन बिहारी महाविद्यालय झांसी। मेरा एडमिशन भी हो गया, फीस जमा नहीं हुई थी, एडमिशन फॉर्म सबमिट हो गया था। मैं लौट के घर पे आया तो ये 90 वाला दशक था। उस समय ना तो इतनी अच्छी सड़कें हुआ करती थी, ना इतने अच्छे संसाधन हुआ करते थे। झांसी पहुंचने में 1.5 और पौने 2 घंटे, वो मौका पड़ जाए 2 घंटे लगता था। वही बसें चलती थी डग्गा मार, नॉन स्टॉप वाला तो शब्द ही नहीं आया था उस समय। तो घर आकर के हमने स्वयं इस चीज़ पे चिंतन किया कि 5-6 घंटे कॉलेज में, यहाँ से जाने के कम से कम 2 घंटे, कम से कम आने के 2 घंटे, और जब हम यहाँ सुबह से निकल जाएंगे, कॉलेज अटेंड करेंगे, लौट के आएंगे, थक भी जाएंगे, स्वाभाविक है खाएंगे पिएंगे और नींद आ जाएगी। और बीएससी करने का मतलब है 7 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी जरूरी है। अब वो 7 से 8 घंटे आएंगे कहाँ से, कैसे मिलेंगे? हमने 2 दिन इस बात पर चिंतन किया। ना हमारे किसी घर वाले ने हमको फोर्स किया। हमारे पिताजी भी हमसे जो कहते थे कि इंडिपेंडेंटली क्या करना चाहते हो वो करो। हमारे पिताजी भी मध्य प्रदेश में प्रिंसिपल थे। तो हमने सोचा कि यार ऐसे तो बीएससी नहीं हो पाएगी, या तो फिर झांसी रहना पड़ेगा। तो तीसरे दिन हमने विचार बना लिया हम बीएससी नहीं करेंगे। हमने बीएससी छोड़ दिया, हमने बीकॉम किया। बीकॉम किया बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वहाँ जाने वाला तो कोई कॉलम था ही नहीं, कभी कभी भूले भटके एक आध बार पहुँच जाते थे कॉलेज। बाकी हमने सेल्फ स्टडी की। उसके बाद बीकॉम करने के बाद हमारा टारगेट था कि हमको सीए करना है, और भगवान की कृपा से जो हमारा बीकॉम था, बीकॉम हमारा अच्छी परसेंटेज से हुआ और हमको डायरेक्ट सीए में सिलेक्शन हो गया। हमारा एंट्रेंस नहीं एग्ज़ाम देना पड़ा। सीए में 2 प्रकार से सीए होता है कि एक इंस्टीट्यूशनल और दूसरा होता है थीसिस। थीसिस जस्ट लाइक पीएचडी। आपको किसी सीए के अंडर में रह करके सीए करना पड़ेगा। तो तालबेहट से 2 लड़कों का सिलेक्शन हुआ, भोपाल में खरे पामे चाय एंड कंपनी में मिला। उनके अंडर में हमको सीए करना था। हमने 1 महीने वहाँ ट्रेनिंग ली। उसके बाद बेटा हमारे फादर को अटैक आया। ये 93 की बात है। हमें यहाँ आना पड़ा तो झांसी ले गए। झांसी से फिर उनको ग्वालियर के लिए, ग्वालियर बिरला हॉस्पिटल में वो रहे। हमारे फादर भी क्या है, रिटायर्ड टीचर थे, और रिटायर्ड टीचर तो वैसे ही खूंखार होते। टीचर की एक अच्छी आदत कह लो चाहे गंदी आदत कह लो, वो मनवाता है, मानता नहीं है। मैं स्वयं टीचर हूँ। हम तो इसको मानते कि ये गंदी आदत है टीचर के अंदर। कृष्ण वाले सुदामा, उनकी पत्नी ने भी कितनी अच्छी उन्हें सलाह दी थी कि हम लोग गरीबी का जीवन जी रहे हैं, और कृष्ण भगवान क्या है, वो तो समुद्र हैं। अगर उसमें से 1 लोटा जल निकाल के भी हमें दे देंगे तो उन पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, हमारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। कितनी अच्छी सलाह दी थी कि अगर वो तुम्हारे क्लास फेलो हैं, गुरु भाई हैं, तो आप उनके पास जाओ ना। तो सुदामा जी को तुरंत वही टीचर वाला ईगो आ गया। उन्होंने क्या कहा था अपनी पत्नी से कि शिक्षक हो सिगरे जग गोतियता को कहा तू देते शिक्षा है,
मैं पूरे शिक्षक हूं सिगरे जग को, मैं पूरी दुनिया का शिक्षक हूं, तो मुझे शिक्षा दे रही है? तो अगर टीचर को कोई समझाने की कोशिश करे तो उसका ईगो जाग जाता है, वो जानते हुए भी समझने के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है ना? तो वही पोजीशन थी हमारे फादर की। अब वो किसी की बात मानते ही नहीं थे, थोड़ा बीमारी की वजह से इरिट हो गए थे, और इरिटेट हो जाने से पता चला दवा नहीं खाना है, नहीं खाना है, कोई मनवा ही नहीं पाता था। और कहीं ना कहीं भी टीचर वाले गुण हमारे अंदर भी बेटा पनप रहे थे, तो हम उनसे ज़्यादा इरिटेट हो जाते थे, हम गर्म हो जाते थे, चुपचाप दवा खा लेते थे। अब पोजीशन आई थी बेटा हमारे सामने, कोई भी ट्रेनिंग आप करने जाएं आपको छुट्टी नहीं मिलती उसमें। ठीक है ना? वहाँ से बार बार हमारे लिए अल्टीमेटम आ रहे थे। अब हमारे सामने बेटा दो चॉइस थी, फादर और फ्यूचर। फादर और फ्यूचर, इन दो में से एक चुनना था। अगर हमें फ्यूचर चुनना था तो फादर को छोड़ के जाना था। ठीक है ना? फिर हमने ये डिसीजन लिया कि फ्यूचर में तो अगर हम बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत से चांसेज है, तो फिर हमने यही चुना कि भाई फादर जीवन में नहीं मिलेंगे, बाकी तो हम लाइफ में दाल रोटी तो कमा ही लेंगे, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो बेटा वो हमारे जीवन का सबसे पहला जोर का झटका था जो धीरे से लगा था। ठीक है ना? अब पोजीशन ये रही, जब हम नहीं पहुंचे तो हमारा कैंसिल हो गया, हमसे नीचे जो वेटिंग वाला था उसको मौका मिल गया। चलो कोई बात नहीं। फिर तो हमारा टारगेट था, हम वहां तक पहुंच गए थे। ठीक है ना? और परिस्थितियां ऐसी बनी कि टारगेट हाथ में आते हुए भी हाथ से स्लिप मार गया। और जो टीचिंग लाइन में तो इंटरेस्ट हमें शुरू से ही रहा है बेटा, 89 से हमने पढ़ाना शुरू किया था, और ये 93 की बात है। दोबारा ज्वाइनिंग की इच्छा, कुछ ऐसा भी कह लीजिए बेटा, हमारे साथ एक फैमिली फोबिया की पोजीशन बन गई थी। फैमिली फोबिया ये थे कि सारे परिवार की जिम्मेदारी आ जाना। कुछ ऐसी घरेलू परिस्थितियां बनी कि हम तालबेट नहीं छोड़ पाए। सुबह 4 बजे से रात को 8 बजे तक भी पढ़ाया है हमने। ये पिछली जो 4 तारीख निकल गई, हम उस 4 तारीख को अपने जीवन के 50 वसंत पूरे कर चुके। लेकिन हम अपने आप को नहीं मानते बूढ़ा, हम तो कहते अभी तो मैं जवान हूँ। शाबाश। सर एक सवाल बनता है, जैसे आपका पालन पोषण भी तालबेट में हुआ और पढ़ाई भी आपने यहीं से लोकल के विद्यालयों से ही करी होगी में भी, तो सर सब कुछ होने के बाद आपको ऐसा कब लगा कि, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर विद्यार्थी अंग्रेजी में ही कमज़ोर होते हैं, तो आपको ऐसा कौन सा पॉइंट आया, कब लगा, कौन सी क्लास में, कि अब आप अंग्रेजी में माहिर हैं और अंग्रेजी विषय में आप बहुत आगे आगे कर सकते हैं? हम मानते हैं कि जो भी आज हमारी इंग्लिश है, इंग्लिश का जो भी ज्ञान है, इसमें हमारे पिताजी का बहुत श्रेय है। हमारे फादर ब्रिटिश पीरियड के ग्रेजुएट थे। हमारे फादर की इंग्लिश भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे हमारे फादर। तो हमारा अंग्रेजी का जो भी बेस है वो हमारे फादर ने हमारा तैयार करवाया। क्योंकि हम भी देखिए गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन हमारे हाल ये थे कि हम स्कूल नहीं जाते थे, हमारा बैग स्कूल जाता था। ठीक है ना? आप मार्केट में घूमते रहते थे। जब हमारे फादर को ये पता चला तो फिर उनने हमको सजा दी, जिला बदर नहीं, प्रदेश बदर की। प्रदेश बदर समझ गए? फिर वो अपने साथ हमको MP ले गए। उस समय हम 3rd क्लास में आए थे, 2nd पास किया था। 3rd के बाद हमने सीधा 5th का एग्ज़ाम दिया था MP बोर्ड का। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वांट टू टेल यू, आई एम टॉपर ऑफ ग्वालियर रीजन। 5th क्लास में हमने मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा पूरे ग्वालियर मंडल में टॉप की थी, 98.7%। उसके बाद जैसे हमने बताया आपको, तो 89 से जब हमने पढ़ाना शुरू किया बेटा, तो हम 3 सब्जेक्ट पढ़ाते थे, इंग्लिश, साइंस और मैथ। हाई स्कूल तक तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए हमने। इंटर को हमने मैथ पढ़ा, इंग्लिश पढ़ाई केवल। ठीक है ना? उसके बाद ग्रेजुएशन में हम जो BCom वाले हैं, BCom वालों को पढ़ाते थे। तालबेट के हम पहले ट्यूटर थे कॉमर्स पढ़ाने वाले। ठीक है ना? उस समय
हम 3 सब्जेक्ट पढ़ाते थे तो उस समय ज़्यादा ट्यूटर नहीं हुआ करते थे तालबेहट में। फिर हमने ये देखा कि और भी पढ़ाने तो जैसे श्याम सुंदर सर आए, हमने घर घर जाके भी पढ़ाया बेटा, बच्चों को ऐसे हाथ पकड़ के आ लिखना भी सिखाया। हम ये ईगो अपने अंदर नहीं करते कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, नहीं, अहम ना ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, ब्रह्म ब्रह्म होता है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे सभी तरह के जो इस एज में हम लोग रहते हैं, इस एज में बच्चा हर चीज़ को उसे मोटिवेशन करना पड़ता है कि बेटा ये कर लो, जब वो उसे करता है हर चीज़ को वैसे प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है या टालता रहता है, पढ़ाई के प्रति वो हर बात को छोड़ता रहता है। और जैसे अगर उसे मोबाइल चलाना हो, उसके मन का कोई काम हो तो उसे करने के लिए उत्सुक होता है, उसे हर बार मोटिवेट नहीं करना पड़ता, लेकिन पढ़ाई के प्रति उसे बताना पड़ता है कि बेटा पढ़ लो। वो उस टाइम पे नहीं पढ़ता, जब उसका एग्ज़ाम आ जाएगा तो अपने आप उसकी इच्छा होती है कि अब मुझे पढ़ना है। क्यों वो उस टाइम पे नहीं पढ़ पाता जिस टाइम पे उसे सही टाइम पे पढ़ना चाहिए, जब ज़रूरत होती है। ये मानिए, ये मानवीय प्रवृत्ति है कि अच्छी बात व्यक्ति को सिखानी पड़ती है, बुरी बात बिन सिखाए सीख जाता। छोटा बच्चा होता है, उसको अच्छी बातें सिखानी होती हैं, गालियाँ देना सिखाना पड़ता क्या है? कोई इंस्टीट्यूट है, कोई कोचिंग सेंटर है जहाँ गालियाँ देने की ट्रेनिंग मिलती हो, लेकिन गालियाँ वो धारा प्रवाह दे लेता है। अब आप कोई फिल्म देखने गए, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि उस फिल्म में 4 बातें प्रेरक ना हो, 4 बातें ऐसी भी होती हैं जो आपके लिए इंस्पायरिंग होती हैं, प्रेरक होती हैं, लेकिन उन 4 प्रेरक बातों को कोई नहीं सीखता। उसमें ये देख लिया कि उसका जो एक्टर है उसने फटी पैंट पहनी है तो हम अपनी नई पैंट को फाड़ रहे, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं देखा कि उसमें जो उसने अभिनय किया तो उस अभिनय में अच्छी बात क्या थी, वो सीख के कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले परिवार में माहौल होना चाहिए पढ़ाई का, ठीक है ना। दूसरा माहौल होना चाहिए आपकी फ्रेंड सर्कल का। हम आपको बता दें कि हमारी बड़ी बिटिया है, वो भी बहुत पढ़ती है, उसके अंदर अपने आप में एक जुनून है, वो केवल बस उसकी कोई समस्या है, वो उतनी देर 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट उसने पूछी, हमने उसको बता दी, बाकी वो सेल्फ स्टडी से ही उसने अपनी पूरी पढ़ाई की है। तो अगर आपके घर में बेटा पढ़ाई का माहौल है, ठीक है ना, शुरुआत वहीं से होती है। दूसरी बात आपकी फ्रेंड सर्कल है, जैसा अभी हमने आपको बताया था कि 4 मित्र बैठते हो तो फिजूल की बात ना करके पढ़ाई संबंधी बात करिए। तो कैसे विद्यार्थी अपने सही शिक्षक को चुने, इस बारे में आपका क्या विचार है? हम अर्थ युग में रह रहे हैं, अब वो वाले गुरु तो रहे नहीं जो शिक्षा देते थे, और जब शिक्षा पूरी हो जाती थी तो फिर लास्ट में गुरु दक्षिणा मांगते थे। आज के गुरुजी तो हर महीने गुरु दक्षिणा मांगते हैं। एक वो होते हैं जिनका टारगेट केवल अर्थ होता है। आज का विद्यार्थी चाहता कि टीचर हमको गले में हाथ डाल के पढ़ाए, आज का विद्यार्थी ये चाहता कि हम आके बैठ रहे सर, हमें रोकना नहीं और टोकना नहीं, ठीक है ना। आप तो जो आपको पढ़ाना है पढ़ाओ, बन में चलने दो, हम आपसे पूछेंगे भी नहीं और आप हमसे भी मत पूछना, भूल के नहीं हम भाग जाएंगे, ठीक है ना। हमको तो आगे केवल आप बैठने दो, क्योंकि उसका ईगो टीचर से ज्यादा है। टीचर भी सोचता है कि यार भाड़ में जाओ, मंथली फीस चढ़ा रहे हो तुम हमें, हमारा क्या ले जा रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो अपनी बला से, ठीक है ना। तो व्यापारीकरण अगर शिक्षा का हुआ है तो उसमें आई थिंक वन साइड कोई उसमें गिल्टी नहीं है, कहीं ना कहीं विद्यार्थी दोषी है और कहीं ना कहीं टीचर्स भी दोषी हैं। 10% लगभग हुआ है, 10% अभी भी शिक्षक जो हैं वो पढ़ाई पे ही प्रमुख प्राथमिकता देते हैं, और बिल्कुल ऐसे शिक्षक को कैसे चुने? ये काम आपका है कि आप परखिए टीचर को कि ये टीचर अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल किए हुए हैं या नहीं। अगर वो आपकी समस्या को हल नहीं कर पा रहा है तो आई थिंक दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट टीचर, वो उचित शिक्षक है ही नहीं आपके लिए। तो अच्छे शिक्षक की पहचान, ठीक है ना, और ये बहुत जरूरी है कि आपको सही टीचर का सिलेक्शन करना है।
श्री आनंद सर जी लगभग पिछले 10-15 सालों से यहाँ पे हमारे तालबेट के क्षेत्र में हम सभी विद्यार्थियों को अंग्रेजी के क्षेत्र में मार्गदर्शन कर रहे हैं और हम भी सर के छात्र रहे हैं। 4 साल हमने भी सर से शिक्षा ली है। तो उस समय सर का जो पढ़ाने का तरीका था लगभग थोड़ा सर जैसे भी बताए हैं सुधार कर लिए हैं। तो सर का स्टिक था और स्टिक में हम लोग हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण ही लिए हैं उसको। और सर से केवल एक सवाल है हमारा कि सर जैसे बिना ग्रामर के क्या हम लोग कन्वर्सेशन या वार्तालाप सीख सकते हैं? क्योंकि सर फॉरेन कंट्री में हम देखते हैं कि वहाँ पर जन्मजात किसी को अंग्रेजी ग्रामेटिकल चीज़ें नहीं बताई जाती, फिर भी लोग कन्वर्सेशन का इतना बेस्ट होता है। तो सर ऐसा हमारे यहाँ भी क्या पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हमारी मदर लैंग्वेज अंग्रेजी नहीं है? पॉसिबल हो सकता है नहीं, पॉसिबल होता है, वो पॉसिबल है। जैसे अभी आपने आपको बताया था कि आपने कहा कि आप कहना चाह रहे हैं मैं जाता हूँ, आपने कहा आई एम गो, ठीक है ना। सामने वाला समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। जो स्पीकिंग इंग्लिश होती है, स्पीकिंग इंग्लिश में ये मान लीजिए कि 30 to 40% ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है। स्पीकिंग इंग्लिश में कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक को नहीं देखा जाता है, ठीक है ना। आप उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ये मायने नहीं रखता है। स्पीकिंग इंग्लिश जो है अशुद्ध होती है, ये बात सत्य है। उसके लिए आपको ग्रामेटिकल बेस केवल उतने के लिए चाहिए, देखिए कि आपकी मदर टंग मातृभाषा आपकी हिंदी है। कोई भी बात आप सोचेंगे तो सबसे पहले वो देखिए, जैसा अभी आपने कहा कि हम जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे मन में आता है विचार, फिर विचार को करते हैं हम क्रियान्वित, ठीक। तो आप कुछ भी कहना चाह रहे हैं तो कहने के लिए सबसे पहले जो विचार आएगा वो आपके मन में काय में आएगा, हिंदी में, बिकॉज हिंदी इज योर मदर टंग, मातृभाषा है आपकी। अब बात आती है कि आप कितने क्विक उस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको आपकी रिच वोकेबुलरी चाहिए, ठीक है ना। अब आप भले ही आपने ग्रामेटिकल वे से वो गलत बोला है, जैसे आपने बोला बिल्कुल सही है, जो अब्रॉड या फॉरेन इंग्लिश बोली जाती है, अंग्रेजी भी ऑल ओवर वर्ल्ड कई प्रकार की है। क्योंकि जो अंग्रेजी होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोली और समझी जाती है, वो होती है अमेरिकन इंग्लिश। ब्रिटिश अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग है, ठीक है ना। अब हम जैसे हिंदी वाले हैं तो हमारी अंग्रेजी में हिंदी ट्विस्ट होगा। अब टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आ रहा और वो क्या बोल रहे हैं, डॉक्टरों की पहली पसंद। अब डॉक्टरों शब्द बोला उसने, ये गलत है कि नहीं? लेकिन ये स्टैंडर्ड माना गया। जो टीवी पर आपको बोल रहे हैं वो मान लीजिए एक नेशनल लेवल पर देखी जा रही चीजें हैं, और नॉर्मली हम शब्द बोल देते हैं डॉक्टरों ने ऐसा किया, डॉक्टरों की पसंद। तो डॉक्टरों शब्द, अब इस पे आप ग्रामेटिकल वे पर जाइए, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग इन ग्रामेटिकल वे। ग्रामर बेस उतना जरूर आपको चाहिए कि आप उतने में, अगर ग्रामर बेस थोड़ा सा आपका स्ट्रांग होगा तो आप और ज़्यादा इम्प्रूव्ड इंग्लिश बोल पाएंगे। सेकेंडली, आपको तुरंत उसको इंग्लिश कन्वर्ट करने में टाइम भी नहीं लगेगा। सर अक्सर हम देखते हैं जब यूपी बोर्ड का रिजल्ट आता है तो हमारे तरफ जो विद्यार्थी होते हैं वो हमेशा ही पीछे होते जा रहे हैं, जबकि कानपुर पीलीभीत जिलों के विद्यार्थी जो होते हैं हमेशा टॉपर रहते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यहाँ का पढ़ाई का स्तर बेकार है, या ऐसा नहीं कह सकते, पढ़ाई का स्तर भी सुधर रहा है और आजकल तो आधुनिक तरीके से पढ़ाई सब जगह समान हो गई है, फिर भी ऐसा क्यों है? क्या आपको क्या लगता है? हमको भी बड़ा अफसोस होता है कि ऐसा नहीं है। हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी, इस तालबेहट से हमारे पढ़ाए हुए 2 IAS भी हैं, इस तालबेहट से IAS और PCS भी निकले हैं। लेकिन जो तालबेहट में पढ़ाई का माहौल है, आप लोगों को भी पता होगा, हम कहते हैं और इस बात पर बड़ा अफसोस व्यक्त करते हैं कि जब रिजल्ट आता है, ललितपुर जिले में तालबेहट तहसील सबसे डेवलप्ड तहसील मानी जाती है, सबसे विकसित है। ये मेहरौनी मड़ावरा ये रिमोट एरिया कहलाते थे ललितपुर में, दूर दराज के क्षेत्र, ठीक है ना। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब यूपी बोर्ड का रिजल्ट आता है
तो उस यूपी बोर्ड के रिजल्ट में तालबेहट का विद्यार्थी प्रदेश तो छोड़ो डिस्ट्रिक्ट की मेरिट में नाम नहीं आता है उसका, और मड़ावराव मेहरोनी जैसे दूर दराज के क्षेत्र पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों के नाम मेरिट में आ रहे। क्यों आ रहे? हम ये मानते हैं कि उन क्षेत्रों में माहौल बहुत सुधरा है पढ़ाई का। अपने तालबेहट क्षेत्र में माहौल सुधरा नहीं, बल्कि सुधरा हुआ माहौल बिगड़ा है, बिगड़ा है। आप बताओ, अभी हमने पूछा था कहाँ आपको ऐसा वाकया देखने मिलता है विद्यार्थी खड़े हुए वो पढ़ाई संबंधी बात कर रहे तालबेहट में? कहीं नहीं कर रहे। माहौल में कहीं ना कहीं हम टीचर्स लोग भी दोषी हैं। जैसा आपने कहा कि शिक्षा को व्यापारीकरण बना लिया, तो वास्तव में अगर शिक्षा का शुद्ध व्यापारीकरण देखना है तो वो इस नगर तालबेहट में देख लीजिए। सर ईमेल के माध्यम से छोटे भाई दीपक ने मेल किया है, दिल्ली में इस समय निवास करता है, यूपीएससी की तैयारी। उन्होंने मेल किया है, हम सब एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सुंदरता का मानक गोरा रंग और बुद्धिमत्ता का मानक अंग्रेजी भाषा से लिया जाता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम है, उसके ज्ञान का मानक नहीं? थोड़ा स्पष्ट करें। अर्थात हो सकता है कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाला दिमाग से कमतर भी हो सकता है। बहुत अच्छी बात पूछी। हम जाएंगे स्वामी विवेकानंद पे। स्वामी विवेकानंद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और आने वाली 12 जनवरी उस महापुरुष का जन्म दिवस है। स्वामी विवेकानंद वो थे जिन्होंने विश्व में हमारी सनातन संस्कृति का परचम फहराया। जब स्वामी विवेकानंद सर्वधर्म सम्मेलन में शिकागो पहुंचे, वो इंडिया का, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, भारत के रिप्रेजेंटेटिव थे। उनसे पूछा गया कि भाई आपका टॉपिक क्या रहेगा, विषय क्या रहेगा, आप किस विषय पर बोलेंगे? आप बताइए कि देखिए, जो व्यक्ति ज्ञान का सागर है, ज्ञान का सागर है, उससे आप ये पूछो कि आप कितने शब्दों में बोलेंगे, कितनी देर बोलेंगे। अब उस महापुरुष से जो ज्ञान का ताल तलैया नहीं, महासागर था, उससे पूछा जा रहा है कि आप किस टॉपिक पर बोलेंगे। अरे दुनिया का कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर वो महापुरुष नहीं बोल सकता था? अब स्वामी विवेकानंद जी थोड़े से विस्मय में पड़ गए, सोचने लगे टॉपिक क्या बताया जाए, क्योंकि उस समय भारत को हे दृष्टि से तो देखा ही जाता था। तो उसने टॉपिक की जगह जीरो लिख दिया, जीरो लिख दिया। स्वामी विवेकानंद इंग्लिश में नहीं बोले थे, हिंदी में बोले थे, और शून्य ही उनके लिए विषय बन गया। वो शून्य पर बोले थे, जीरो पर। 48 घंटे लगातार शून्य पर बोले थे, और वो शुद्ध हिंदी में ही बोले थे। तो देखिए, भाषा बुरी नहीं होती है, बस आती है, जैसे मान लीजिए कोई बात नहीं है, हम हिंदी में भी ठीक है। वर्तमान माहौल है इंग्लिश भाषा का, वर्तमान माहौल है इंग्लिश भाषा का, लेकिन अगर आप इंग्लिश माहौल में और शुद्ध हिंदी में बोल गए तो इंग्लिश वालों के भी कान खड़े हो जाएंगे। लेकिन आपको शुद्ध हिंदी भी तो आनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा, आप चूंकि अंग्रेजी हमें इसलिए सरल कठिन लगती है क्योंकि जी हमारी मातृभाषा नहीं है। अंग्रेजी सीखना ज़्यादा और अपनी बात को अंग्रेजी में कहना ज़्यादा सुरक्षित है, बशर्ते कि हिंदी में कहने की अपेक्षा। सर जैसा कि हम जानते हैं कि आने वाले समय में कंप्यूटर से 100% काम होने वाला है। अभी भी लगभग 90% काम कंप्यूटर से ही होने लगे हैं। यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षण संस्थान है, तो सर आपका कंप्यूटर शिक्षा के बारे में क्या विचार है? देखिए, कंप्यूटर शिक्षा जो है ये वर्तमान समय की मांग है। आप लोगों के गुरु हम बैठे, लेकिन मोबाइल में आप लोग हमारे गुरु हो। वर्तमान युग है कंप्यूटर का युग। जैसे आप मोबाइल के फंक्शन में भी जाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी है, उसके लिए कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी है। लेकिन कंप्यूटर वर्तमान की आवश्यकता है, ऑपरेटिंग तो मैनुअली है ना उसकी। तो कंप्यूटर के बिना तो आज कहीं भी चले जाते हैं, कोई भी काम नहीं बनता है। कंप्यूटर की अगर हमको नॉलेज नहीं है, अब हम मोबाइल के फंक्शन क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमने कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं है, हमने कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं है। तो जिस प्रकार से आज अंग्रेजी भाषा
वर्तमान समय के परिवेश के हिसाब से नितांत आवश्यक है, एक्सट्रीमली नेसेसरी. सो इन द सेम वे कंप्यूटर नॉलेज इज ऑल्सो मस्ट फॉर द प्रेजेंट टाइम. कंप्यूटर हो चाहे फ़ोन हो, इंटरनेट, ये सब जितना बेहतर है उतना ही बेकार भी आज की डेट में बनता जा रहा है. जैसे यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे रील्स का जो समय आ गया है, सबसे ज़्यादा पेशेंस विद्यार्थियों का इसने छीन लिया है. किसी भी 5 मिनट या 10 मिनट का पेशेंस नहीं है, सिर्फ 30 सेकंड में कोई ना कोई उनको अर्थ चाहिए है किसी चीज़ का. ऐसे ही सर जीवन में भी चलता है कि कोई समस्या आती है तो उससे थोड़े से में ही आज के विद्यार्थी डर जाते हैं, चाहे वो किसी तरीके पढ़ाई में हो, आर्थिक समस्या हो या स्वास्थ्य से लेके हो, कोई भी हो तो छोटे से में ही रख लेते हैं. तो आज के विद्यार्थी समस्याओं से बहुत भागने लगे हैं. और सर हम सब जानते हैं, जितना भी सर आपके बारे में हमने जानने की कोशिश करी, तो आपका समय जो है बहुत समस्याओं से घिरा रहा है. तो आप विद्यार्थियों को ऐसी कुछ समस्याओं के बारे में बताना चाहें जिनसे हम लोग कुछ कनेक्ट कर पाएँ और अपने जीवन में मोटिवेशन का रूप में उपयोग कर पाएँ उनको. हम आपको बताना चाहेंगे कि तपने के बाद ही सोने में निखार आता है. जिस व्यक्ति ने जीवन में समस्याओं का सामना नहीं किया, कायदे से उसने लाइफ जी ही नहीं है, उसने जीवन जिया ही नहीं है. जीवन वो है जो परेशानियों, कठिनाइयों और समस्याओं को फेस करते हुए जो व्यक्ति आगे बढ़ा है, वही है शुद्ध सोना. समस्याओं से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि आज का जो युग है वो मशीनी युग है. ठीक है ना. आज इलेक्ट्रॉनिक युग है और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि जो काम 1 घंटे में होता था वो 1 मिनट में हो जाता है. जब हम 1 मिनट में किसी काम को कर सकते हैं तो हम 1 घंटा क्यों वेस्ट करें. क्योंकि आज गूगल भाई साहब ऐसे हैं कि ये अंतर्यामी हैं. ठीक है ना. कुछ भी हमें नहीं आता है, गूगल से पूछो, गूगल तुरंत बता देता है. अब जब भैया हमारे पास गूगल बैठा है तो हम अपना दिमाग काहे को लगाएं, और हम टोटल उस पर डिपेंड हो गए. हमने समस्याएं झेली ही नहीं है तो फिर जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं हम उनसे कतराते हैं, डरते हैं. हमें इतना संबल नहीं है, हमें इतनी सामर्थ्य नहीं है उन समस्याओं को फेस करने की. हम आपको बताएं कि आज जिस मुकाम पे आप आनंद सर को देख रहे हैं, हमने बेटा हर परिस्थिति को देखा है. हम आपको बता दें कि जब हम इंटर में पढ़ते थे, इंटर तक हमारे घर में लाइट नहीं थी. हमने लैंप में पढ़ा इंटर तक. अब भगवान की कृपा से इतने गरीब परिवार से भी नहीं थे. हमने जैसा आपको बताया, हमारे पिताजी मध्य प्रदेश में प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट कॉलेज में. ठीक है ना. लेकिन चूंकि जो हमारा घर है वो ऐसा ऑन रोड नहीं है, थोड़ा बीच में है, आसपास और लोगों के घर हैं. तो थोड़ा कोई कहता था हमारे छत से जो है वायर नहीं निकलेगा, हमारे छत से नहीं निकलेगा. हमारे फादर चूँकि बड़े डिवोटेड पर्सन थे, वो ये समझ लीजिए कि महीने में 28 दिन नौकरी करते थे. 2 दिन की छुट्टी पर आते थे, केवल आए वेतन लेकर के. ठीक है ना. 1 दिन के लिए आते थे, चले जाते. तो वो कहते थे बेटा किसी से बुराई मोल नहीं लेना, तुम लोगों को 28 दिन अकेले रहना है, किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेना. तो 12वीं तक बेटा हमने लैंप में पढ़ा है. और हम आपको बता दें, जब हम कक्षा 12 में पढ़ते थे हमारे पास 2 जोड़ी पैंट शर्ट थे. जब हाई स्कूल के बेटा हमने एग्जाम दिए, हमारा सेंटर ललितपुर था, पीएन इंटर कॉलेज में ललितपुर था. और स्टेशन के पास नई बस्ती में हमने किराए का मकान लिया हुआ, कमरा लिया हुआ था. 3 लोग उसमें रह रहे थे हम. तो और बच्चे टैक्सी से जाते थे, टैक्सी से जाते थे वहाँ से, मान लो नई बस्ती से स्टेशन से लेकर के पीएन इंटर कॉलेज तक. लेकिन हम साइकिल से जाते थे. हम पैसेंजर ट्रेन में अपनी साइकिल रख के ले गए थे. हमने कभी पैसे का मिसयूज नहीं किया. हम सोचते थे हमारे पिताजी भले ही गवर्नमेंट टीचर हैं, लेकिन उनके पास कोई साइड इनकम नहीं है. और हम 6 भाई बहन हैं, 3 भाई 3 बहन. ठीक है ना. तो हम ये सोचते थे कि हमारे पिताजी 6 भाई बहनों का खर्चा कैसे उठाएंगे. और हमारे पिताजी ने भी हमको ये सिखाया था कि बेटा अगर तुम्हारी जेब में 10 रुपया है तो कोशिश करना कि 8 खर्च करें, 2 बचा लें. 11 के बारे में सोचना मत, क्योंकि एक आपको उधार लेना पड़ेगा. और जब चूंकि
हमारे पिताजी सिद्धांतवादी थे और हम कोशिश करते हैं कि उनके जीवन के जो सिद्धांत हैं वो हम अपने जीवन में उतारें। वो ये कहते थे कि बेटा हो सकता है जीवन में उधार भी लेना पड़े, उधार के बिना जीवन नहीं चल सकता है, असंभव सा लगता है, लेकिन अगर किसी से आप उधार लो, आप उसके 10 दिन में लौटा सकते हैं, तो आपसे 15 दिन का कह के उधार लेना, क्योंकि 15वें दिन तक वो व्यक्ति आपके दरवाजे नहीं आएगा। हो सकता है 10वें दिन आपकी व्यवस्था नहीं बनी, आपको 11 दिन लग गए, वो व्यक्ति 15 दिन तक नहीं आएगा आपके द्वारे, 16वें दिन आएगा मांगने। क्योंकि ये मान लो कि जिस दिन आपके दरवाजे मांगने वाला आया उस दिन आपकी नैतिक मृत्यु हो गई। जीवन में 2 प्रकार की मृत्यु होती है बेटा, एक शारीरिक और दूसरी नैतिक। शारीरिक मृत्यु जीवन में एक बार होती है, नैतिक मृत्यु कदम कदम पे होती। जहां भी हम अनैतिक काम, नैतिक मृत्यु वही हो गई, आपके घर वालों ने बड़े उम्मीद से आपको पढ़ने के लिए भेजा, ठीक है ना, आप पे पैसा खर्च कर रहे, आप क्लास में आकर के पढ़ नहीं रहे, मस्ती कर रहे, अनैतिक है कि नैतिक? समझ लीजिए आप नैतिक रूप से मर गए, आप नैतिक रूप से मर गए। और हम बच्चों से भी यही कहते हैं बेटा कि किसी दिन बस एक बात को, एक 10 मिनट का समय, 15 मिनट का समय निकाल करके उसको कंसंट्रेट हो, एकाग्रचित होकर के सोचना बेटा कि आपकी हर आवश्यकता पूरी आपके पेरेंट्स कर रहे। आपने कहा हमको 4 कोचिंग पढ़ना, वो 4 कोचिंग पढ़ा रहे, आपको आपकी पसंद के कपड़े दिला रहे, आपको जो बुक्स चाहिए वो बुक्स दिला रहे। वो खुद की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे, लेकिन आपको अभाव नहीं रहने दे। क्यों? कभी सोचा? उनकी आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं, जिस उम्मीद से वे आपको भेज रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आपने साथ धोखा किया, जिस अपेक्षा से वो भेज रहे हैं उनकी अपेक्षा पूरी नहीं की, बेटा आपने मन से पढ़ा नहीं, उनका मेहनत का पैसा अगर आपने बर्बाद किया, तो शायद दुनिया में आपसे बड़ा कोई गद्दार नहीं होगा और आपके माता पिता का आपसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं होगा। बस हम फिर कहते हैं कि बस 10 मिनट इस चीज पर चिंतन करना बेटा, कि किस उम्मीद से आपके माता पिता भेज रहे, आप उनकी उम्मीदों पर कितने खरे उतर रहे। अगर जिस दिन आपको ये एहसास हो गया बेटा, आई चैलेंज, कोई आपको बिगाड़ नहीं सकता, कोई आपको गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल किया इसको बेटा, हमने प्रैक्टिकल किया। उस पर चिंतन जरूर करना। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है, माता पिता को स्पष्ट बता दो, आप हमें मत पढ़ाइए, हमारा बिल्कुल मन नहीं है, हम तो कुछ और करना चाहते हैं। लेकिन बेटा किसी के भी माँ बाप के पास मुफ्त का पैसा नहीं है, किसी के यहाँ पेड़ पर नहीं लगते हैं पैसे। कभी देखना अपने पिताजी को या अपनी माताजी को कि वो कितना मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, वो आपके उसमें कितना पैसा लगा रहे हैं। ये चीज हमने बताई थी कि हमने 1989 में बेटा कसम खाई थी पिताजी से पैसा नहीं लेंगे, और आज तक की लाइफ में नहीं लिया, आज तक की लाइफ में नहीं लिया। हम जिस कुटिया में रहते हैं, ठीक है ना, वो मकान हमारी अपनी मेहनत का है, हमने अपनी पैतृक संपत्ति में से कुछ नहीं लिया। इतने वाकया हमारे सामने आए। पहला हमने आपको बताया कि हमको सीए होते हुए भी, जैसे आपने वो फिल्म देखी थी नायक, है एक दिन का सीए, ऐसे ही हम भी गर्व से कहते हैं कि मैं भी 1 महीने का सीए। ठीक, उसके बाद दूसरा मुकाम, छोटे मोटे मुकाम तो कोई मिले, बड़े बड़ों को केवल शेयर कर रहे हैं आपके साथ। 1996 में हमारा पीसीएस में सिलेक्शन हुआ था। इसमें हमने प्री क्रॉस किया, मेंस क्रॉस किया, इंटरव्यू क्रॉस किया, फिजिकल में हम सिलेक्ट नहीं हो पाए। क्यों? पूरे ललितपुर जिले से 2 लड़के सिलेक्ट हुए थे, उनमें सौभाग्य का हो या दुर्भाग्य का हो, हम भी एक थे, ठीक है ना। दूसरा कैंडिडेट भी इसी नगर तालबेहट का था। हम आपको तालबेहट में शिक्षा का स्तर बता रहे हैं। रामू सर के छोटे भाई हैं श्यामू, जो वर्तमान में बेसिक में टीचर है। हमारा और श्यामू का सिलेक्शन हुआ था, और फिजिकल में श्यामू और हम दोनों ही बाहर हो गए थे। क्यों? उस समय 3 लाख रुपए की डिमांड थी,
1996 का 3 लाख आज के 30 लाख के बराबर है। हमारा श्यामू का डिस्कशन हुआ, हम तो श्यामू भी बोले, हमने भी कहा, हमने कहा यार पैसा एक्चुअल उस समय इतने डेवलप नहीं थे, दुनियादारी इतनी ज़्यादा नहीं देख पाई थी। बोले पैसा वो लोग देते हैं जिनमें योग्यता नहीं होती है भाई। अपन इतने स्टेप अपनी योग्यता से क्रॉस करते आए, ये भी क्रॉस कर जाएंगे, नहीं हुए क्रॉस। 3 लाख नहीं दिए, नहीं दिए। आज भाई हम मानते हैं कि अगर 96 में हम सिलेक्ट हो जाते तो आज एसडीएम तो कहीं कम से कम होते, क्योंकि पोस्टिंग तहसीलदार पर थी, पद था तहसीलदार। ठीक, उसके बाद फिर हमारा एक में सिलेक्शन हुआ, माध्यमिक शिक्षा परिषद, जिसको आप यूपी बोर्ड कहते हैं। और उस समय जो है बीएसपी की सरकार थी, बीएसपी सरकार में हमारा सिलेक्शन हुआ और जुलाई में ज्वाइनिंग होनी थी। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार बदल चुकी थी, सपा की सरकार आ गई। अब माध्यमिक में तो ये होता ही है कि एक सरकार के फैसले को भी उठा के निरस्त कर देते हैं। केवल सपा ही नहीं करती ऐसा, सारी पार्टियां ऐसा करती। तो सपा की सरकार आई, उन्होंने कहा भाई मायावती शासन में बोले इसमें बहुत जो है धांधली हुई है, उन्होंने उठा करके पूरी धरतियां निरस्त कर दी। ठीक है ना। उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ रेलवे में। रेलवे में भी हम जो है असिस्टेंट ड्राइवर के उस पर हुए थे, और उस समय भी पैसा चला। तो बिहार बोर्ड में हमारा हुआ था, और बिहार में तो बहुत ही करप्शन था, तो उसमें नहीं हो पाया। इसके बाद अभी वर्तमान में आप जानते होंगे 2 तालबेट में 2 लेखपाल हैं, एक मनोज अड़जरिया, ठीक है ना, और एक जो है वो गोस्वामी, ठीक है ना। ये दोनों उस बैच के हैं जिस बैच में हमने भी लेखपाल का दिया था बेटा। मेरिट में हमारा नाम पहले था, उनका पीछे था। उस समय 1.5 और 2 लाख डिमांड हुई थी, लेकिन उस समय भी हमने पैसा नहीं दिया, उसमें भी हम सिलेक्ट नहीं हुए। 2011 में पहली टीईटी हमने दी, पहली बार जो टीईटी थी वो हमने दी, और उसमें हमारे 115 मार्क्स थे, 115 नंबर हमारे थे। और चूँकि अन्य लोगों ने तो ज़्यादातर यूपी के पूरे 70 जिलों से रिज्यूम डाले थे, हमने केवल 22 जिलों से रिज्यूम डाले थे, और सोचा था होना होगा, हो जाएगा। क्योंकि जब हमारे 115 मार्क्स देख के जॉइंट डायरेक्टर नीना उदेनिया ने स्वयं कहा था हमसे कि तुम्हारा तो ललितपुर में ही सिलेक्शन हो जाएगा, इतने अच्छे मार्क्स हैं। लेकिन जिन 22 जगह से हमने रिज्यूम डाले थे, इसको हमारा दुर्भाग्य कह लीजिए कि जनरल कैटेगरी, हम चूंकि जनरल कैटेगरी में आते, तो जनरल कैटेगरी की मेरिट उन 22 जिलों में कहीं 115 पे नहीं आई, अन्य जिलों में आ गई। 115 में हमारे मोहल्ले के 2 लड़के जॉब कर रहे हैं, वो हम बैठे हैं। तो ऐसे जीवन में बेटा कई मुकाम आए हमारे सामने, जहां मान लीजिए कि बॉल हाथ में आते हुए भी स्लिप मार गई, लेकिन हमने उससे हम फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, अपने मनोबल को नहीं गिरने दिया। और हम ये मानते हैं कि भले ही गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, लेकिन ईश्वर कृपा से जितना हमको इस नगर में सम्मान मिलता है, बच्चों का प्रेम मिलता है। जैसे अभी हमने आपसे कहा कि हमारी उम्र 50 साल हो गई, उसके बाद भी हम नहीं मानते कि हम बूढ़े। उसकी वजह है बेटा आप लोगों का साथ। दिन भर हम आप लोगों के बीच में रहते हैं, हमें कभी एहसास ही नहीं होता हम 50 साल के कब हो गए। व्यक्ति को बेटा शरीर से बूढ़ा हो जाए, विचारों से बूढ़ा नहीं होना चाहिए। कि ये एक महामारी आई थी कोविड, इस कोविड में हमें भी कोविड हुआ था, ऐसा वैसा कोविड नहीं हुआ था, अच्छा खासा कोविड। अगर हम अस्पताल जाते तो हमारी फोटो टंगी होती अभी तक। नहीं, सत्य बात है। 3 दिन हम बोल नहीं पाए थे, गला चोक हो गया था, लेकिन हम हॉस्पिटल नहीं गए थे। हमने घर में ही जितनी दवा दारू कर सकते थे सबकी। देखो राजनीति का भी मानक है बेटा, राजनीति पहले भी थी और राजनीति आज भी है। पॉलिटिशियन लाल बहादुर शास्त्री भी थे, जो हमारे देश के
प्रधानमंत्री रहे। उनकी विशेषता थी कि उनके पास 2 लालटेनें थीं बेटा, 2 लालटेनें थी मिट्टी की केरोसिन से जलने वाली। एक लालटेन में सरकारी पैसे का मिट्टी का तेल था, एक में उनके व्यक्तिगत। जब वो कोई ऑफिशियल काम करते थे तो उस लालटेन को जलाते थे जिसमें सरकारी मिट्टी का तेल डला है, और जब वो कोई पर्सनल काम कर रहे होते थे तो वो उस लालटेन को बुझा के अपनी व्यक्तिगत लालटेन जलाते थे। ठीक है ना। लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे का किसी जॉब में सिलेक्शन होना था और भोपाल में वो इंटरव्यू देने गया, तो शास्त्री जी की इंटरव्यू बोर्ड के लिए ये सूचना पहुंची कि आपके सामने जो कैंडिडेट आएगा आप उसको इस दृष्टि से मत देखना कि ये भारत के प्रधानमंत्री का बेटा है। अगर उसके अंदर योग्यता हो तभी उसका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है ना। तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इंटरव्यू में जो सवाल पूछे गए वो उसके पर्याप्त जवाब नहीं दे पाया। आज प्रधानमंत्री का बेटा तो क्या, अगर पार्षद का बेटा पहुंच जाए तो वो बहुत बड़ी बात है, बिना इंटरव्यू के सिलेक्ट हो जाएगा। पहले की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत अंतर है। आज हम ये मानते कि आज की राजनीति शुद्ध दलदल है बेटा, शुद्ध दलदल है। हमने भी राजनीति की, हमने भी कई सालों तक राजनीति की और उसकी गंदगी को देख करके अपने आप हमने कदम पीछे हटा लिए। ठीक है ना। हमने भी भाजपा के खूब पद लिए, आरएसएस के खूब पद लिए। ठीक है ना। आरएसएस के हम तहसील जो है प्रमुख भी रहे, विद्यार्थी परिषद के भी हम तहसील प्रमुख रहे हैं, बीजेपी में भी हम नगर उपाध्यक्ष रहे हैं, सब रहा। लेकिन अब सबसे तिलांजलि देके हमने केवल फोकस किया अपने कर्तव्य पर, ये सब हमने ले लिए। तो आज बेटा एक थोड़ा सा बुरा ना माने तो कह दें, हम आज के समय में किसी को आपको दुनिया की सबसे बड़ी गाली देना, उससे नेताजी कह दो। आपने अगर उससे नेताजी कह दी तो समझ लीजिए उसने बहुत बड़ी गाली दे दी आपने उसको। क्योंकि आज के नेता की डेफिनेशन क्या हो गई? बेईमान, उचक्का है, दुष्चरित्र, लुटेरा, चोर, बदमाश, जितने भी पर्याय हैं। क्योंकि आज राजनीति का मानक हो गया बेटा कि आप कितने बड़े क्रिमिनल हैं आप उतने बड़े नेता हैं। ठीक है ना। आज कोई भी राजनीतिक दल हो, दूध का धुला कोई नहीं मिलेगा आपको। हम ये मानते हैं कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं नरेंद्र मोदी जी, काश अगर आज से ये 100 साल पहले का समय होता तो नरेंद्र मोदी को युग पुरुष कह दिया, ये कहा जाता कि ये भगवान का अवतार है। ये जैसे गुरु नानक हुए हैं, मान लीजिए और भी हमारे यहाँ संत ऋषि हुए हैं जिनको हम किताबों में पढ़ते, नरेंद्र मोदी किताबों में छप जाते, इनको भगवान का अवतार मान लिया जाता। ठीक है ना। लेकिन आज क्यों नहीं माना जा रहा है? कहीं ना कहीं मानते कि नरेंद्र मोदी भी दूध के धुले नहीं है यार, है कुछ कमियां तो उनमें भी है यार। ठीक है ना। तो इसलिए बेटा राजनीति तो बहुत गंदी चीज हो गई। ठीक है ना। अब वो राजनीति में वो फैक्ट्री बंद हो गई जिनमें लाल बहादुर शास्त्री बनते थे। सर, शिक्षा कॉफी विद DDI ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सभी शिक्षक यहाँ आके विद्यार्थियों के जो सवाल रहते हैं कैरियर से संबंधित या और भी पढ़ाई से किसी भी तरीके के, उनके जवाब मिल पाते हैं। अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था नहीं, तो इस इनिशिएटिव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने जैसा आपको बताया कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं शिक्षणेतर कार्यकलाप कि हमने बताया था ना कि केवल किताबी ज्ञान ही जरूरी नहीं है, किताबी ज्ञान से ज़्यादा है महत्वपूर्ण व्यवहारिक ज्ञान। और व्यवहारिक ज्ञान आपको कैसे आएगा? व्यवहारिक ज्ञान कैसे आएगा? जैसे वो ये कि ये छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित करें। भाई आप एक बार आकर के 4 शब्द बोले, पहली बार बोले आपको अंदर से बहुत डर लग रहा था, है आपको अंदर से बहुत डर लग रहा था, लेकिन अगर वो 4 शब्द आपने अपनी कांपती हुई आवाज में भी बोल लिए, अगली बार जब आप आएंगे तो 4 की जगह 8 बोलेंगे, आवाज नहीं कांपेगी आपकी। ठीक है ना। आपके अंदर का जो टैलेंट है, आपके अंदर की जो प्रतिभा है वो ऐसे ही निखरेगी। और हम ये मानते हैं कि आज के समय में बच्चों के लिए कमी आ गई इस नगर में। जैसे आपने कहा कि शिक्षा का स्तर क्यों गिर रहा है, उसका रीजन है बच्चों को मंच नहीं मिल रहा है। पहले स्कूल में भी आप लोग जिस स्कूल में पढ़ते हो, हम भी उसी मर्दन सिंह इंटर कॉलेज में पढ़े हैं। ठीक है ना। और मर्दन सिंह इंटर कॉलेज में पढ़े हैं, समय समय पर
जो है ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते थे कि बच्चों के लिए बोलने के लिए एक मंच दिया जाता था। क्लास में से टीचर्स पूरे स्कूल में घूम करके बच्चों को छांटते थे, हमने भी जो है खूब रैलियों में भाग लिए हैं। गाने का हमको बहुत अच्छा शौक था। हमने किसी को बताया होगा है कि एक लोकगीत हमने गाया था जो मंडल तक जो है गया था। ठीक है ना। मंडल के बाद फिर प्रदेश में नहीं जा पाए थे। मंडल में जो है सेकंड आया था तो प्रदेश में नहीं आ पाया था है। और एक कवि दरबार हुआ करता था। 2 लाइनें आप लोग गीत की अगर विद्यार्थियों के साथ। हमको अकेलो कर गई अपन माए के खोपवर गई, हमको अकेलो कर गई अपन माए के खोपवर गई। 4 हते चाय पुड़ा एक नहीं दिखा रहो, 4 हते चाय पुड़ा एक नहीं दिखा रहो, शक्कर से भरो डिब्बा जाने कहाँ बिला रहो, सो जाने धनो छन्नी किते धर गई अपने माए के खोपवर गई, हमको अकेलो कर गई अपने माए के खोपवर गई। पहले तो GDIS के संस्थापक भैया चल जी का हम होना धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिस मंच की कल्पना कभी तालबेट में किसी ने की नहीं थी और ऐसा मंच सजो के रखा है कि जिसमें हम बहुत कम समय में हमारे जो भी गुरु रहे हैं उनके सामने फेस टू फेस हम अपने बच्चों का रूबरू कर पाते हैं और उनसे बातचीत कर पाते हैं। इसके लिए दिल से धन्यवाद। सर से एक हमारा क्वेश्चन है पर्सनल लाइफ का। एक सर जैसे हम पिछले 1 साल से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं और हमारे द्वारा 7-8 स्टूडेंट सेलेक्ट भी हो गए हैं और वर्तमान में हमारा भी रेलवे में चयन हो गया है। तो सर हमने मात्र 1 या 1.5 साल के इस ड्यूरेशन में देखा कि सर इसमें बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को हमें अवॉइड करना होता है अपनी पर्सनल लाइफ को भी, अपने रिलेटिव्स में। तो सर इन चीज़ों को जब हमने देखा था कि आप 8-8 बैच लगाते थे सुबह से लेकर के शाम तक, तो सर आप अपनी पर्सनल लाइफ को और रिलेशन को सर कैसे मेंटेन रखते थे? आपकी एक दिनचर्या होनी चाहिए, आपका एक शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप शेड्यूल्ड लाइफ जीते हैं तो आप ये मानेंगे कि दिन हमारे लिए बहुत बड़ा था और दिन में हमारा कोई भी काम अधूरा नहीं रहा। मैं कई सालों से शेड्यूल्ड लाइफ जीता हूँ और मैं आपको बता दूं कि आज से 7 साल पहले एक रईसी बीमारी भी मुझे आई थी जिसको कहते हैं आज के समय में शुगर। क्योंकि वो हमारी जेनेटिक है, हमारे फादर भी शुगर पेशेंट थे, तो वो तो जेनेटिक है और आनुवंशिकता कहीं कहीं असर दिखाती है। हमारी कोशिश रहती है कि अगर कल की छुट्टी है तो आज हम घोषित करेंगे। ऐसा ना हो कि आप 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर से साइकिल चला के चले आ रहे हैं, मुश्किल से चले आ रहे हैं, यहाँ आके पता चला बोले सर तो है ही नहीं, सर तो है ही नहीं। और इसका बेनिफिट क्या है? अगर आप रूटीन लाइफ जिएंगे तो आप ये मानो कि आप स्वस्थ भी रहेंगे। सबके मानक अलग अलग हैं। जैसे भगवान कृपा से हमारी भी 2 बेटियां हैं और हम ये मानते बड़े लकी हैं हम। भगवान ने बहुत अच्छी बेटियां हमको दी हैं, बहुत प्यार वो हमसे करती हैं, ठीक है ना। और हमें तो उनसे प्यार है ही, खैर है ना। तो हम कभी जैसे हमने अपनी बड़ी बेटी को इंदौर भेजा तो उससे ये कहा था कि बेटा कोई भी बात हो हम आप पे ब्लाइंड भरोसा करते हैं, कोई भी बात हो छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, ना बताने लायक बात भी हमको बताना आप जरूर बेटा। वो हॉस्टल में रहती है, कभी कभी मान लो हॉस्टल का खाना उसको अच्छा ना लगे और नीचे उसके हॉस्टल के नीचे पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, अगर वो नीचे कुछ खाने जाती है तो पहले हमें फ़ोन करती है, डैडी वो आज हॉस्टल में ऐसा बना था हमारा मन नहीं कर रहा, नीचे वो पराठे वाले अंकल हैं उनके यहाँ से हम पराठा लेने जा रहे या हम पाव भाजी खाने जा रहे हैं नीचे, तो वो फ़ोन करके हमको बताती है। तो हम कहते कि बेटा कोई बात नहीं आया पसंद नीचे का खा लो, उसमें फ़ोन क्या करना था। तो वो कहती आपने कहा था ना कि हर बात बताया करो। बच्चों के बीच में ये कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए। अच्छे पिता बनने के लिए ये जरूरी है कि बच्चों के साथ फ्रेंडली, और फ्रेंडली का मतलब इतना
फ्रेंडली की डेफिनेशन ये नहीं है कि उसमें मर्यादाएं टूट जाएं, मर्यादाएं भी बनी रहे। देखिए, एक अच्छे शिक्षक के नाते जैसे हम आप लोगों से हंसी मजाक भी कर लेते हैं, अब वही आप लोगों का मन की कहा तो हमने आपको लोकगीत भी सुना दिया, ठीक है ना। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच के जो संबंध है वो पुत्रवत, मित्रवत और शत्रुवत 3 प्रकार से। पुत्रवत ये है कि ये हमारी सब बेटियां बैठी हैं, ये सब बेटे बैठे हैं हमारे, ये हमारी सोच होना चाहिए, कहना नहीं। मित्रवत का मतलब कि इनको इतनी हम आज़ादी भी दें कि ये अपनी कोई बात हमसे पूछने में डरे ना, फ्रेंडली पूछे हमसे, और जब गलती करी पिट गए सो तो शत्रुवत तो है ही। एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए आपको ये लिमिटेशंस भी नहीं रखनी पड़ेंगी। अब एक अच्छा पति बनने के लिए फिर ये डिपेंड करता है पत्नी पे, है पत्नी कैसा पति चाह रही है। हम भी अपनी श्रीमती जी को जब अपनी शादी के लिए देखने गए थे, ठीक है ना, अब वो तो हमने तो वैसे ये कोशिश की थी कि हम भी अटल जी और योगी जी जैसे रहें, लेकिन नहीं रह पाए, बन गए इस बंधन में, है ना। क्योंकि हम बच्चों को कहते हैं कि जब तक भैया शादी के बंधन में नहीं बंधे है, जब शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो फिर ये दिखता है कि यार हमारे बच्चों की आवश्यकता पूरी हो, हम तो चाहे जैसे रह लेंगे। उसके लिए हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं कि भूल गए राग रंग, सूख गई गलोरियाँ, 3 चीज़ें याद रह गई, नून तेल लकइयाँ। तो हमारी मिसेज भी कहती थी कि हम ये सोचते थे कि हमको टीचर से शादी नहीं करनी है और यूपी में शादी नहीं करनी है। टीचर भी मिल गया और यूपी भी मिल गई। और मुगल मानते भी थे क्या कि पत्नी क्या है, पत्नी तो पैर की जूती है। आई थिंक हमारी ये सनातन संस्कृति नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति में स्त्रियों को श्रेष्ठ स्थान दिया गया, पैर की जूती नहीं माना गया, सिर का ताज माना गया, ठीक है ना। अगर आप अपनी पत्नी की कोई बात मान लेते हैं, अगर आपकी ये सोच है कि पत्नी की बात मान ली हम छोटे हो गए ना, ऐसा नहीं। आज गवर्नमेंट ने भी 50% का आरक्षण दे रखा है भैया, बराबर है दोनों 50-50 है। अगर पत्नी आपको कोई सही सलाह देती है, ठीक है ना, तो मैं नहीं मानता कि उसको मानने में कहीं आपकी बेइज्जती है कि आपका अपमान है। दूसरी बात, यदि आपका अपना स्वाभिमान, आपका अपना सम्मान है तो आपकी अपनी पत्नी का भी स्वाभिमान और सम्मान। अगर आप अपने सम्मान की रक्षा कर रहे हैं तो उसके सम्मान पे भी तो ठेस मत पहुंचे, ठीक है ना। ये गाड़ी के 2 पहिए हैं, अगर एक पहिया में हवा कम है और दूसरे में ज्यादा है तो गाड़ी बैलेंस नहीं चलेगी। गाड़ी अच्छी तभी चलेगी जब दोनों पहिए समान होंगे, ठीक है ना। तो आप अगर अपना सम्मान चाहते हैं तो आपको पत्नी को भी सम्मान देना पड़ेगा। चैलेंज से आज कहते कि हमने अपने 90% क्रोध को हमने कंट्रोल किया, 90% गुस्से को कंट्रोल किया। उसमें हम मानते हैं कि हमारी पत्नी का बहुत सहयोग है, उसने हमें सिखाया कि क्रोध को कैसे कंट्रोल किया। श्याम सुंदर और हम बहुत अच्छे मित्र हैं, ऐसे मित्र हैं कि अगर श्याम सुंदर हमें गाली दे दे, वो कह दे आनंद सर से कह देना श्याम सुंदर ये गाली दे रहे थे, तो आनंद सर को पता है कि ये गाली दिल से नहीं दी गई। आप सबको सर बहुत अच्छा लगा, होता है, हमें तो बड़ी प्रसन्नता है। विद्यार्थियों के लिए कोई मैसेज जो आप देना चाहें? मैसेज ये है कि आज वास्तव में जैसा हमने आते ही साथ कहा था कि हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे पुरातन विद्यार्थी अच्छा आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट यहाँ चला रहे हैं। इनकी ईमानदारी, इनकी कर्तव्यनिष्ठा और अपने कार्य के प्रति इनका जो समर्पण है, इसको देख करके वास्तव में हम अपने आप को बहुत अभिभूत महसूस करते हैं। और इस प्रकार के कार्यक्रम होने से ये आपके लीजिए बौद्धिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। बौद्धिक विकास ऐसे ही होता है और हम तो ये कहते हैं कि आप ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहिए और हमें ये अवसर देते रहिए है कि हम अपने विद्यार्थियों को कुछ ऐसा कर पाए, उनके विकास में कुछ अपनी आहुति, अपना समर्पण जो है उसमें दे पाए।
नहीं मिलेगा। ये समय, ये जो क्षण आप लोग देख रहे हैं, ये हमें लगता है कि पहली बार है। हमसे कोई विद्यार्थी सर कह रहे थे कि इतने बड़े हो गए, इतने सालों से आनंद सर को देख रहे हैं, आज तक ये 4 से देखा। सर हम चाहते हैं